Hello, my lovely students out there. This is ARK representing an ARK9. Dear CS professional students, याद रखिएगा फास्ट ट्रैक मर्जर एंड क्रॉस बॉर्डर मर्जर दोनों ही खतरनाक टॉपिक है। मतलब खतरनाक का मतलब डिफिकल्ट नहीं है, खतरनाक का मतलब एग्जाम में आते ही आते हैं। सो याद रखिएगा ये इस चैप्टर का हम लोग 2 क्लास करेंगे और बहुत फटाफट करेंगे। मतलब फटाफट का मतलब अच्छे से करेंगे, ऑलराइट। एंड इन दोनों के बाद में इमीडिएटली टेस्ट करने वाला हूं, तो याद रखना इन्हें बाद में प्रिपेयर नहीं करना है, साथ के साथ प्रिपेयर करना है ताकि आप टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहें, ऑलराइट। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर हम दोनों की कॉम्बिनेशन करते हैं चैप्टर फास्ट ट्रैक मर्जर एंड क्रॉस बॉर्डर मर्जर, दोनों को मिला के मैं आपको कम से कम बता रहा हूं 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। मतलब कहीं नहीं गया है, ज्यादा हो सकता है, अगेन आई एम टेलिंग यू, लेकिन 6 तो है ही और चैप्टर इजी है। तो अपने मार्क्स बैंक के अंदर ये 6 मार्क्स ऐड कर लो अभी से ही। फटाफट सीखते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, छोड़ेंगे नहीं। और आजकल तो बहुत ट्रेंड में है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुनते जाना और मेरे साथ इस टॉपिक को अच्छे से सीख लो। आओ समझो, जब हम बोल रहे हैं क्रॉस बॉर्डर मर्जर ना, क्रॉस बॉर्डर मर्जर तो मतलब सिंपल सी बात है भाई, क्या कि एक कंपनी जो है ए लिमिटेड वो भाई इंडिया से है और दूसरी कोई कंपनी है बी लिमिटेड वो अदर कंट्री से है, अदर कंट्री से है। तो अब हो रहा क्या है, जब ये कंपनीज आपस में, 2 बातें इंपॉर्टेंट रखना, या तो मर्ज हो रही हैं या फिर एक्वाजिशन हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्विजिशन। चल जा भाई, चल जा। ऑलराइट, थैंक यू ना। सो क्या कर रहे हैं, अगर ना ये दोनों कंपनीज आपस में मर्ज हो रही हैं या फिर एक्विजिशन हो रहा है, तो अब हमको क्या बोलना पड़ेगा, सर यहां तो क्रॉस बॉर्डर मर्जर हो गया। बॉर्डर क्रॉस हो गया ना, बॉर्डर क्रॉस हो गया ना। इंडिया से बाहर निकलकर आप दूसरी कंट्री में, या दूसरी कंट्री की कंपनी आपकी कंट्री में आकर किसी कंपनी को एक्वायर कर रही है या फिर मर्ज हो रही है। अब ध्यान सुनना, पहले छोटी छोटी बातें समझाऊंगा, बेसिक चीजें समझाऊंगा ताकि एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट मिले, फिर जबरदस्त तरह से तुम टॉपिक सीख जाओ। तो क्या कह रहे हैं कि अगर कोई इंडियन कंपनी किसी दूसरी कंपनी जो कि सिचुएटेड इन आउटसाइड इंडिया, किसी और कंट्री से बिलोंग करती है, उसके साथ मर्ज हो रही है या एक्वायर कर रही है। जैसे ना आपने बहुत सा एग्जाम्पल याद दिलाता हूं, आप लोगों ने सुना होगा 2007 में, आपकी बुक में भी है, चिंता मत करो समझाऊंगा। टाटा स्टील लिमिटेड ने एक्वायर किया, टाटा स्टील लिमिटेड ने एक्वायर किया किसको? कोरस को। कोरस अपने आप में एक यूरोपियन जाइंट स्टील के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? यूरोपियन जाइंट स्टील, यूरोपियन जॉइंट स्टील। और टाटा स्टील लिमिटेड अपने आप में भैया इस एक्विजिशन के बाद में वर्ल्ड में 5th नंबर पर बन गया। कौन? जाइंट स्टील प्रोड्यूसर। तो टाटा ने क्यों की एक्विजिशन? ताकि वो है ना कोरस का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एक्वायर कर सके और अपनी प्रेजेंस इंटरनेशनल मार्केट में और ज्यादा बढ़ा सके। अब ये सर क्या हुआ, यहां पर बोलेंगे हम लोग क्रॉस बॉर्डर मर्जर। वर्ड मर्जर यूज किया जा रहा है, लेकिन मर्जर के साथ साथ यहां एक्विजिशन को भी यूज किया जाएगा, क्योंकि जब हम इसी कॉन्सेप्ट के, जी हां, क्रॉस बॉर्डर मर्जर पढ़ेंगे तो उसका जो लीगल प्रोविजन है वो हमें मिलेगा सेक्शन 234 ऑफ कंपनीज एक्ट। और खास तौर से याद रखना कि सेक्शन 234 जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने बाद में इंट्रोड्यूस किया। मतलब अभी मैं समझाता हूं, ध्यान सुनना क्या होता है, ध्यान सुनना, क्योंकि टेक्निकल बातें अगर आपको समझ में आ गई ना, चैप्टर एकदम इजी हो गया, एकदम इजी हो गया, ट्रस्ट मी। देखो तो क्या हुआ था, ध्यान सुनना। जब हम क्रॉस बॉर्डर मर्जर का बात करते हैं ना, क्रॉस बॉर्डर मर्जर का बात करते हैं ना, तो 2 तरह से होता है ये। एक होता है इनबाउंड और एक होता है आउटबाउंड। चल जाओ यार ढंग से, आउटबाउंड, ठीक है। इनबाउंड और आउटबाउंड ये आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है, तो भैया ध्यान सुन लो उसको भी। इनबाउंड का मतलब है जब कोई फॉरेन कंपनी, क्या कह रहे हैं, कोई फॉरेन कंपनी मर्ज हो जाती है
फॉरेन कंपनी मर्ज हो जाती है विद इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी, और एक रिजल्टेंट जो कंपनी बनती है, रिजल्टेंट मतलब जो इसके बाद में आई निकल के सामने, ठीक है, वो रिजल्टेंट कंपनी जो है वो हो जाती है इंडियन कंपनी। सर क्या कह रहे हो, तो समझ में नहीं आ रहा, ध्यान सुनना। क्या कह रहे हैं, जब भी इनबाउंड मतलब आपका कंट्री के अंदर एक खेल होने वाला है, क्या होने वाला है, ध्यान सुनना, कि जैसे हमने देखा टाटा ने, टाटा कहां का है, इंडियन ग्रुप है, कोरस कहां का, यूरोपियन कंट्री से बिलोंग करता है। तो इनबाउंड मर्जर हुआ कैसे, जब फॉरेन कंपनी मतलब कोरस मर्ज, अब यहां बोलेंगे क्योंकि मर्ज किसके अंदर हुई, मर्ज आकर वो टाटा स्टील लिमिटेड में, टाटा ने क्या करा, मेजर उसके शेयर्स एक्वायर कर लिए। तो यहां पर इंडियन कंपनी कौन आ गया, टाटा, क्या हुआ, रिजल्टेंट कंपनी क्या है हमारी, टीएलसी ऑफ कोर्स एज इट इज रही, क्योंकि वो उसको किसको एक्वायर किया उसने, कोरस को। और क्या क्रिएट हुआ, एक इंडियन कंपनी से बोलते हैं इनबाउंड, बात पकड़ मारा, जब आप इंडिया से आपकी कंपनी, जी हाँ, इंडिया से आपकी कंपनी, इंडियन कंपनी अगर विदेशी कंपनी को एक्वायर कर लिया, मर्ज कर लिया उसको पकड़ के, ठीक है, मतलब मर्ज का मतलब ऐसे मत समझना, क्योंकि जैसे यहाँ पे मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि फॉरेन कंपनी जब मर्ज हो जाएगी और रिजल्टिंग कंपनी इंडियन कंपनी बनेगी। अच्छा, आउटबाउंड में, आउटबाउंड का सिंपल सा एग्जांपल समझो, जब कोई इंडियन कंपनी मर्ज हो रही है, सिंपल सी बात है, ध्यान समझना, यहां पर आउटबाउंड में क्या होगा, इंडियन कंपनी क्या होगी, मर्ज हो जाएगी, मर्ज होगी विद फॉरेन कंपनी, और रिजल्टिंग कंपनी क्या बनेगी, रिजल्टिंग कंपनी। अब ये भाई सुनना, मेरी बात इंपॉर्टेंट है, रिजल्टिंग कंपनी बार बार बोल रहा हूं ना, तो यार जो क्लासेस अटेंड कर रहा हूं उन लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। रिजल्टिंग कंपनी सिंपल सी बात है, जो नई कंपनी क्रिएट हो रही है या जिसको एसेट्स ट्रांसफर की जा रही होंगी, बिजनेस ट्रांसफर किया जा रहा होगा, तो रिजल्टिंग कंपनी क्या बनेगी, बोलो, फॉरेन कंपनी। इसे बोलते हैं आउटबाउंड, मतलब विदेशी कंपनी आपके भारत की किसी कंपनी को आकर एक्वायर कर गई या मर्ज हो गई, क्लियर एकदम। अब इंपॉर्टेंट बात सुनना, क्या कह रहे हैं, एक दो टेक्निकल बात सुन लो। फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन आपको अच्छे से पता होगा, उम्मीद कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको याद कराने के लिए कह रहा हूं। मान लीजिएगा एग्जाम में केस लॉ आ गया, कोई केस टाइप क्वेश्चन दे दिया या अप्लाइड क्वेश्चन दे दिया, तो याद रखना, अगर ये फॉरेन कंपनी का प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया हो, अच्छा बात, और अगर इंडिया ना हो, मतलब इंडिया और नॉट इन इंडिया हो, तब भी हम उसको फॉरेन कंपनी ट्रीट करेंगे। ऐसा मत कंफ्यूज होना कि भैया फॉरेन कंपनी का अगर मान लीजिएगा प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया है तो बोले तो क्रॉस बॉर्डर मर्जर ही नहीं हुआ, वो क्रॉस बॉर्डर मर्जर का डेफिनेशन में ही आएगा। ये छोटी सी बात थी सर, हमें पता था, जिन्हें नहीं पता था भाई उनको लिए बता रहा हूँ, जिन्हें पता था उनको रिमाइंड करा रहा हूँ, ऑलराइट, ठीक है, चलिएगा। सो कुछ मैंने बेसिक्स बातें बताई छोटी सी। अब अगर हम एग्जाम के पॉइंट से देखें तो उसमें मैंने देखा कि 3-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब जो बहुत प्रोबेबल है, ठीक है। सो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पहले आपको बेसिक बात पकड़ में आया होगा, जब हमने बात की अभी किस चीज का, मर्जर मतलब क्रॉस बॉर्डर मर्जर के अंदर क्या हो रहा है कि कोई एक कंपनी जो किसी एक कंट्री से बिलोंग करती है और वो मर्ज एक्वायर हो जाती है विद अदर कंपनी विच बिलोंग्स टू अदर कंट्री, तो उसे बोल रहे हैं क्रॉस बॉर्डर मर्जर इन सिंपल लैंग्वेज। बात पकड़ में आया। इसी में क्या होगा भाई, रिजल्टिंग जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं ना, फॉरेन इन्वेस्टर्स भैया वो अपना पैसा लगाएंगे। अब फॉरेन इन्वेस्टर्स दोनों के पर्सपेक्टिव समझना, मान लीजिएगा टाटा अब अगर कोरस में पैसा लगा रहा है तो क्या हो रहा है, टाटा किसका बिजनेस एक्वायर कर रहा है, कोरस का बिजनेस एक्वायर कर रहा है, पकड़ मारा है। ऐसे ही हम जब कोई विदेशी कंपनी, जी हाँ फॉरेन कंपनी क्या करेगा, इंडिया की किसी कंपनी को एक्वायर करेगा या उससे मर्ज होगा तो एक रिजल्टिंग कंपनी बनेगी। पहले ना कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर इनबाउंड मर्जर तो था, इनबाउंड समझ में आ गया ना कि बेटा आपकी इंडिया की कंपनी बाहर की कंपनी को जाके एक्वायर कर सकती है, उसके साथ मर्ज हो सकती है, लेकिन ना क्या हुआ, आउटबाउंड नहीं था कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर। तो 2013 जी हाँ कंट्री को रियलाइज हुआ कि भाई हमें तो अगर बेटर इकोनॉमी की बात करनी है या हमें ग्लोबलाइजेशन का एक अच्छा हमें लेवल देखना है, हम चाहते हैं इंटरनेशनल प्रेजेंस बढ़े, हम बाहर के विदेशियों को पैसा अपनी कंट्री में इनवाइट कर सकें, तो उसके लिए याद रखिएगा
क्या किया गया, आउटबाउंड मर्जर को भी अलाउड किया गया इन कंपनी 2013। एंड फिर सेक्शन 234 के अंदर दोनों की बात होती है, इनबाउंड की और आउटबाउंड की। हाँ, क्योंकि जब हम ये बात करेंगे क्रॉस बॉर्डर मर्जर की तो कई सारे रेगुलेशंस इंपॉर्टेंट है। जैसे एक एग्जांपल के समझो कि भाई विदेशी कंपनी, जी हाँ, आपकी कंट्री में इंडिया के अंदर अगर पैसा इन्वेस्ट करेगी तो ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जी हाँ, फेमा के रेगुलेशंस को बहुत ध्यान से देखते हुए ही निकलना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं कि भैया जाओ इन्वेस्टमेंट कर लो, कहाँ का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड है, कहाँ का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है, कहाँ एफडीआई प्रोहिबिटेड है, ये सब चीजों को देखना पड़ेगा। तो जब हम जाएंगे तो हम देखेंगे, लेकिन यहाँ हम लोग पहले हम समझ रहे हैं क्या क्रॉस बॉर्डर मर्जर के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। जैसे अब चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, भाई इंट्रोडक्शन से पढ़ना चाहिए, ऑफकोर्स पढ़ना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट पता लगेगा। आओ जो भी समझाया है उसी के बारे में बताते हैं। देखो, अ कंपनी in one country can be acquired by other entity from other countries. The local company can be a private company हो सकती है, public हो सकती है, state owned companies हो सकती हैं, बॉडी के साथ। In the event of merger acquisition by foreign investors refer to a cross-border merger, and the acquisition will result in a transfer of control authority in operating the merged or acquired company. ठीक है सर। Assets and liabilities of the two companies from two different countries are combined into new legal entity in terms of merger। जैसे कंपनी A और B आपस में मर्ज हो गई, A और B बन गई, बात पकड़ मारा है, तो क्या होगा, एक नई कंपनी क्रिएशन हो रहा है या फिर एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा। ठीक है, कि कंपनी A को एब्जॉर्ब कर लिया पूरी तरह से कंपनी B ने, बात पकड़ मारा। ऐसे ही एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो होंगी वो ट्रांसफर कर जाएंगी या तो नई एंटिटी करके या रिजल्टिंग, जैसे हम बोलते हैं रिजल्टिंग एंटिटी। While in terms of acquisition, there is a transformation process of assets and liabilities of local company to a foreign company, जिसे हम बोल रहे हैं foreign investors, and automatically the local company will be affiliated। affiliated मतलब जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया टाटा कॉरस का, तब कॉरस जो जाइंट स्टील था यूरोपियन कंट्रीज का, अब वो affiliated क्या हो गया, affiliated का मतलब it now belongs to Tata Steel Limited। Since cross border M&A involves two countries, according to the applicable legal terminology, state where the origin of companies that make an acquisition, that is acquiring company in other countries, refers to the home country। बात पकड़ मारा है। और कह रहा है while countries where the target company is situated refers to the host country। मतलब जैसे अगर हम देखें हमारे एग्जाम्पल में टाटा जो हमारे होगी होम कंट्री, टाटा क्या हो गया, होम कंट्री, टाटा के लिए होम कंट्री हो गया, बिकॉज अगर वो, क्योंकि एक इंडियन कंपनी है तो जो कंपनी एक्वायर कर रही है वो गई कौन, एक्वायरिंग कंपनी, और उसके लिए हम क्या ट्रीट करेंगे, होम कंट्री। और जिस कंट्री में जाकर, जैसे यूरोप में जाकर कॉरस को एक्वायर किया तो वो गई कौन सी, होस्ट कंट्री। जैसे होस्ट को मतलब सोचता ना मेहमान, ऑलराइट, चलिएगा। तो ये बात अभी सिंपल सा इंट्रोडक्शन में रखा, ठीक है। अब देखो एग्जाम के लिए दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन गया। आपसे एग्जामिनर बेनिफिट्स और चैलेंजेस एक साथ पूछ सकते हैं, याद रखिएगा। क्रॉस बॉर्डर मर्जर का बड़ा मजेदार क्वेश्चन बन सकता है ये, ठीक है। आइए देखते हैं एक बार बेनिफिट्स ऑफ क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स एंड एक्विजिशन। अब क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, बहुत सिंपल से हैं भाई। कहता है एक्सपांशन ऑफ मार्केट्स। अब जो सिंपल सा बात है, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया, अब तुम टाटा स्टील के ही एग्जांपल को समझ लो कि टाटा स्टील का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बड़ा नहीं बड़ा, क्योंकि कॉरस का जो यूरोप में इतना अच्छा खासा मार्केट था स्टील मैन्युफैक्चरिंग का, अब उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी किसका हो गया, टाटा स्टील का। और पकड़ में आ रहा है, तो क्या कह रहे हैं, एक्सपांशन ऑफ मार्केट्स, जियोग्राफिक एंड इंडस्ट्रियल वेरिफिकेशन। अच्छा, दोनों ही टर्म्स में होगा। जैसे मैंने कहा, अब पहले तो हम सिर्फ इंडिया लेवल में बिजनेस कर रहे थे, अब हम इंटरनेशनल मार्केट में बिजनेस करेंगे। सो जियोग्राफिक और इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशंस मिलेंगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, अवॉइडिंग टेक एंट्री बैरियर्स। कई बार क्या होता है, डायरेक्ट एंट्री अलाउड नहीं होती कंपनी को किसी दूसरी कंट्री के अंदर, बोला ठीक है, लेकिन अगर उसी कंट्री की कंपनीज को, जी हाँ, एक्वायर कर ली जाए, उनके साथ मर्ज होता है, तो आपको एंट्री बैरियर्स भी फेस नहीं करने पड़ते हैं। 4 पॉइंट हमने याद किए, क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, बोलो मेरे साथ में। एक्सपांशन ऑफ मार्केट्स, एक ही बात याद रखना, नए बच्चे को बोल रहा हूँ, नए स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ जिन्होंने एनरोल किया था और उनको ये बातें नहीं पता है, दिसंबर वाले जो है उनको कह रहा हूँ, मेरे साथ बोलना है। इस क्लास के अंदर एक ही रूल है, बोलने का मतलब जो पॉइंट्स बताऊंगा तब बोलना है, ठीक है। जैसे अभी बोल के देखिएगा, याद करके देखिएगा, एक्सपांशन ऑफ मार्केट
ज्योग्राफिक एंड इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन, ज्योग्राफिक एंड इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा जी, प्लस अवॉइडिंग एंट्री बैरियर्स। 4 पॉइंट याद हुआ। इंडस्ट्री कंसोलिडेशन, अब कोई बार क्या होता है डिफरेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाली एंटिटीज आपस में मिलेंगी तो एक अलग बेनिफिट मिलेगा। डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ मर्जर किस तरीके का है, वो कॉन्ग्लोमरेट है तो बिल्कुल 2 डिफरेंट इंडस्ट्रीज होंगी। कॉन्ग्लोमरेट पता है ना मेरे भाई, तो अगर डिफरेंट इंडस्ट्री से बिलोंग होगी तो इंडस्ट्रीज कंसोलिडेशन होगा। टैक्स प्लानिंग्स एंड बेनिफिट्स ये भी देखने को मिलेगा। ऑलराइट, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स बढ़ेंगी, एक्सेलरेट ग्रोथ। बहुत सारे अब के बाद अपने एक के बाद एक अपना पॉइंट आएगा, टैक्स प्लानिंग बेनिफिट्स मिलेंगे, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स बढ़ेंगी। जब फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स बढ़ेंगी तो भैया हमारी ग्रोथ बढ़ेगी, तो एक्सेलरेटिंग द ग्रोथ। पॉइंट्स बोलिए मेरे साथ में। पहला क्या देखा हमने, एक्सपांशन ऑफ मार्केट, फिर हम देखा ज्योग्राफिक एंड इंडस्ट्रियल कंसोलिडेशन, सॉरी डाइवर्सिफिकेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, साथ साथ क्या होगा, अवॉइड होगा क्या, एंट्री बैरियर्स, क्योंकि डायरेक्ट एंट्री नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं साहब, हम अपना बिजनेस आपका बिजनेस एक्वायर कर लेंगे, मर्ज हो जाएंगे, ठीक है। 4 पॉइंट्स वापस से, एक्सपांशन ऑफ मार्केट, ज्योग्राफिक एंड इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन, वापस से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, अवॉइडिंग एंट्री बैरियर्स एंड टैक्स प्लानिंग एंड बेनिफिट्स, प्लस फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स। फॉरेन एक्सचेंज होंगी तो क्या बनेगा, एक्सेलरेटिंग ग्रोथ। यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल एंड लेबर एट लोअर कॉस्ट। ऑफ कोर्स भैया क्या होता है ना, बड़ा मजाक नहीं है, सोच के देखो, एक बाहर की कंपनी इंडिया में आए, फिर इंडिया की कंपनी बाहर जाए और खुद के अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करे, लेबर एक्वायर करे, अरे भैया बहुत झंझट है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है और इट टेक्स टू मच टाइम। सो क्या अच्छा है, ऐसी कंट्री में जाओ जिस कंट्री में तुम बिजनेस करना चाहते हो, जहां परमिटेड है, उस कंट्री के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्वायर कर लो, तो तुमको क्या मिलेगा, एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड सेटअप मिल जाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल और लेबर। सो बेनिफिट क्या होगा, लो कॉस्ट आएगा। सो यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट एट लोअर कॉस्ट। इंक्रीज कस्टमर बेस, अभी सबको पता अच्छे से, वोडाफोन आइडिया का केस में क्या हुआ, दोनों, वोडाफोन हमारा भाई बाहर का कंपनी और इंडिया का हमारा आइडिया, दोनों आपस में मिलकर क्या करा, अपना कस्टमर्स बढ़ा दिया। एंड कंपैरेटिव एडवांटेजेस, अब सोचने वाला बात है, टाटा स्टील लिमिटेड का यूरोपियन कंट्री में कौन बड़ा कॉम्पिटिटर बन के सामने निकल के आएगा, अगर बोला यूरोपियन जॉइंट और कोरस, बोला ठीक है इसी को पकड़ लो तो कंपैरेटिव एडवांटेज मिलेंगी। बात पकड़ मारा है। अब पॉइंट्स एक बार और रिवाइज करेंगे। एक्सपांशन ऑफ मार्केट, ज्योग्राफिकल एंड इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इधर ध्यान से देखिए, बोलो ना मेरे साथ में, अवॉइडिंग एंट्री बैरियर्स, फिर इंडस्ट्री कंसोलिडेशन है, टैक्स प्लानिंग एंड बेनिफिट्स मिलेंगे सर, और फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा तो अर्निंग्स बढ़ेंगी एंड हमारी ग्रोथ बढ़ेगा, प्लस यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल एंड लेबर एट अ लोअर कॉस्ट, इंक्रीज कस्टमर बेस एंड कंपैरेटिव एडवांटेज। वहीं पर ही इतने जब फायदे मिल रहे हैं तो कुछ चैलेंजेस भी हैं। अब चैलेंजेस क्या है, देखो, लीगल इश्यूज इन डिफरेंट कंट्रीज, अभी हमेशा रहता है, समझो लीगल इश्यूज का मतलब यहां पर क्या है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है रेगुलेटरी एनवायरमेंट। 2 कंट्रीज का ऑफकोर्स रेगुलेटरी एनवायरमेंट डिफरेंट होगा, क्योंकि उनका सोशल, उनका एनवायरमेंटल, उनका कल्चरल एस्पेक्ट्स डिफरेंट होता है, तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स भी डिफरेंट होती हैं। तो एक ये सबसे बड़ा चैलेंज सामने आता है। फिर अकाउंटिंग चैलेंज है, बिकॉज ऑफ डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्ट की हुई हैं, बात पकड़ मारा है, तो ये भी चैलेंज आता है कि भैया कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा। टैक्सेशन एस्पेक्ट्स हैं, अब कुछ कंट्रीज हैं जो किसी पर्टिकुलर कमोडिटी पर टैक्स चार्ज नहीं कर रही हैं, बट कुछ पे कर रही हैं, तो बोला ये भी इशू है। कहीं पर तो ये है कि डबल टैक्सेशन का ही चैलेंज आ गया कि भैया हमारी कंट्री में भी पे करना पड़ रहा है, उस कंट्री में पे करना पड़ रहा है, बोले तो आफत हो गया। प्लस टेक्नोलॉजिकल डिफरेंसेस भी एक बड़ा चैलेंज है। प्लस पॉलिटिकल लैंडस्केप का मतलब समझना, एनवायरमेंट। अब पता लगा जैसे हाँ रशिया यूक्रेन जैसा मैटर हो गया, फिर आपने देखा ना ऑयल की प्राइसेस का कैसा जबरदस्त दाम बढ़ा। हाँ, कई सारे प्रोडक्ट्स पे उस टाइम आपने देखा होगा उनके प्राइसेस पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ। क्यों? पॉलिटिकल एनवायरमेंट अगर किसी कंट्री का अलग तरह से है तो ये भी, और क्या पॉलिटिकल एनवायरमेंट को ऐसे ना स्टेबल रहता है हमेशा, ऑफ कोर्स ये तो कैसा है, बदलता रहता है, तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। अब ऐसी कंट्री के साथ जाके बिजनेस कर रहे हो जिसका पॉलिटिकल इश्यूज हमेशा बने रहते हैं, ये भी मतलब बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। स्ट्रैटेजिक इश्यूज हैं अकॉर्डिंग टू प्लानिंग्स, ओवर पेमेंट्स इन द डील्स। कई बार जब आप फॉरेन अब जैसे अज्यूम करो एक बार के लिए एक एग्जांपल समझो कि ये कई बार न्यूज भी आई थी कि जगुआर के लिए रतन टाटा ने मतलब रतन टाटा के अकेले थोड़ा नाम है, टाटा कंपनी के अंदर उन्होंने एक्सेसिव प्राइसेस दिए पर शेयर। तो कहीं ना कहीं जब डॉलर से बात हो रही होगी, येन्स में बात हो रही होगी, तो कहीं ना कहीं ओवर पेमेंट्स भी देखने को मिलता है। फेलियर टू इंटीग्रेट दोनों बिजनेसेस को, जी हाँ,
क्या है मर्जर, एंड जब हम बात करते हैं पोस्ट मर्जर, तो पोस्ट मर्जर में दोनों बिजनेस को मिलाना, इंटीग्रेट करना, चाहे वो ह्यूमन एस्पेक्ट से हो, कल्चरल एस्पेक्ट से हो, मिलाना एक डिफिकल्ट एस्पेक्ट हो जाती है, चैलेंज हो जाता है। एंड एचआर चैलेंजेस, ह्यूमन रिसोर्सेज चैलेंजेस, ये भी बहुत बड़ा इशू है कि भैया नई कंपनी में जब रिजल्टेंट कंपनी है तो उसकी पॉलिसीज इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कॉम्पनसेशन, इंश्योरेंस, ईएसआई, पीएफ, ये सब बेनिफिट्स कैसे कैरी किए जाएंगे, ये भी चैलेंज है, ठीक है। इवन कई बार तो डिमोशन हो रहा है, हाँ, डिफरेंट पोजीशन पे काम करना पड़ रहा है, डिफरेंट प्लेस ऑफ वर्किंग है, तो ये सब चीजें चैलेंजेस बन जाती हैं क्रॉस बॉर्डर मर्जर में। अच्छा, यूजुअली ना ये कॉमन है, ये वैसे भी अगर आप मर्जर देखेंगे ना तो उसमें से कुछ पॉइंट्स हटा दीजिएगा, जनरली फिर भी इश्यूज कहीं ना कहीं कॉमन मर्जर में भी आते हैं, सारे नहीं कह रहा हूँ, कुछ कुछ जैसे लीगल इश्यूज आ गया। एनीवेज नाउ अब एक बार हम रिवाइज करके देखते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। भाई लीगल इश्यूज बिकॉज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है, अकाउंटिंग चैलेंजेस, टैक्स चैलेंजेस, यहाँ पे 2 पॉइंट अपने आप ही मिल के आ रहा है, देखो अकाउंटिंग, टैक्सेशन, तो वैसे ही याद रख सकते हो तुम। तो पहला कहा लीगल इश्यूज, अच्छा रटना नहीं है, समझना, ये अपने आप टॉपिक तुम्हें याद भी हो जाएगा कि तुम खुद सोच के देखो, डिफरेंट लीगल फ्रेमवर्क्स हैं दोनों कंट्रीज के, सो लीगल इश्यूज हो सकते हैं, अकाउंटिंग इश्यूज हो सकते हैं, मतलब चैलेंजेस, टैक्सेशन इश्यूज हो सकते हैं, जैसे हम बोल टैक्सेशन एस्पेक्ट्स, टेक्नोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, पॉलिटिकल लैंडस्केप मतलब पॉलिटिकल एनवायरमेंट्स, स्ट्रेटेजिक इश्यूज हो सकता है, प्लानिंग को लेकर हो सकता है, ओवर पेमेंट्स एंड डील्स है, कोरस वाले में मैं बताऊंगा, शुरू हुई थी शायद 455 से और वो 500 रुपीज पर शेयर उन्होंने पे किया है, सो अब अपने आप में खतरनाक डील थी ये। एनीवेज आगे देखेंगे भी। एंड फेलियर टू इंटीग्रेट एंड एचआर चैलेंजेस, ये कुछ चैलेंजेस हैं। मैं आपको बताऊं, एग्जामिनर आपको दोनों को मिला के क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स एज वेल एज द चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट क्रॉस बॉर्डर मर्जर और एक्विजिशंस। अब इधर देखें हम लोग, तो देखो क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स एंड एक्विजिशन हैव बीन रैपिडली ascending in the quantum and value in the recent years, बड़ा ही है। In the Indian context, cross-border merger refers to any merger, amalgamation, or arrangement between Indian company and a foreign company in accordance with the Compromise Arrangement and Amalgamation Companies Rule 2016. Is that a cross-border merger essentially helps in global expansion of companies. If India needs to be put on a global commercial map, it is imperative that a sound and stable legal framework pertaining to cross-border merger to be devised. And this is rationale behind the introduction of Section 234. That is the reason. That is the reason कि Section 234 को introduce किया गया. All right, in 2017. Now, the need for cross-border merger stems from the need for economic growth and achieving the economic of scale. Main purpose क्या है? economic growth बढ़ाना plus economic of scale. जब आप किसी कंट्री के साथ जुड़ते हैं, आप सोच के देखिएगा, मारुति सुजुकी आपस में मिलकर बेनिफिट क्या मिला? मारुति को मिला बेनिफिट टेक्नोलॉजी को, हाँ, जापानीज टेक्नोलॉजी यूज करने को मिला। वहीं आप चाहे उठा के देख लीजिएगा हीरो होंडा, जापानीज की, आपने क्या करा? टेक्नोलॉजी का बेनिफिट लिया। तो कहीं ना कहीं आप जब टेक्नोलॉजी आपके बिजनेस में आ रहा है तो इकोनॉमिक्स ऑफ कोर्स ग्रोथ करेंगे, इकोनॉमिक ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलेगा। ऑलराइट, सेक्शन 234 जैसा मैंने कहा रिस्पॉन्सिबल है। लेट्स अंडरस्टैंड कि फटाफट देखते हैं एक बार क्या क्या लीगल फ्रेमवर्क है जी, हाँ, जो क्रॉस बॉर्डर मर्जर को रेगुलेट करते हैं। कंपनीज एक्ट है, से भी एक्विजिशन, क्योंकि हम लोग बात करेंगे एक्विजिशन ऑफ सब्सिडियरी शेयर और टेकओवर कोड की। फेमा तो इंपॉर्टेंट रहता ही रहता है, अलग से भी बता दूं, इसके अलावा भी क्वेश्चन इससे डेवलप हो सकता है। कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, क्योंकि अगर उसका एडवर्सेबल इफेक्ट इन इंडिया हो रहा है तो ऑफ कोर्स कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 भी अट्रैक्ट होगा, और होगा ऑफ कोर्स जब हम क्रॉस बॉर्डर मर्जर का बात करेंगे। आईबीसी है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, एंड डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड। आप जानते होंगे जब भी हम बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने की तो DPIIT की हम बात करते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, बिकॉज इमोरल प्रॉपर्टीज यहाँ इन्वॉल्व होने वाली हैं। इंडियन स्टैम्प एक्ट, क्योंकि ट्रांसफर होने वाला है तो ऑफ कोर्स वैल्यू पर स्टैम्प भी लगना है। एंड फेमा एक्ट एंड प्लस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड 3 बिजनेस कॉम्बिनेशंस। ये सब चिंता ना करो, सबको सीखना ही है हमको, ठीक है। ये तो सारे पेपर याद हो जाए, थोड़ा सा याद रहे। अच्छा, तुम्हें ना सोच के देखना, अगर तुमने एक बार रीड कर ली ना लिस्ट ये, और तुम्हें सडनली मैं अगर कहूँ कि बेटा अब तुम जाके लिख के दिखाओ, उधर लिस्ट बनाओ, तुम बना लोगे। तुम्हें 5-7 तो वैसे याद रहेंगे, इतनी देर से पढ़ रहे हैं जब से, तुम्हें फेमा अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस है ना, बात समझो, इंटरनेशनल एंगल पे ट्रांजैक्शन होता है, ऑफ कोर्स फेमा याद रहना है। अब फेमा में डिफरेंट रेगुलेशन है, वो भी सीखेंगे। कंपनी से तुम्हें वैसे याद रहना है, ठीक है। एक्विजिशन की बात हो रही है, सब टेक ओवर कोड तुम्हें याद रहना है, ठीक है। कॉम्पिटिशन तुम्हें याद रहना है, स्टैम्प याद रहना है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट याद रहना है, समझ रहा है, क्लियर हो रहा है। इनकम टैक्स एक्ट याद रहना है, IBC याद रहना है, ये याद रहना है। सर आपने जैसे फट से बोल दिया, अरे मैं जितना फट से बोल रहा हूँ उतना फट से तुमको भी याद हो रहा है। चलिए टाइप्स ऑफ मर्जर देखते हैं। टाइप्स ऑफ, वैसे तो मर्जर भैया कहीं तरीका मिलता है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, कांग्लोमरेट है,
ठीक है, को जेनरिक है, ये सारे हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट के अंदर। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ मैं बताऊंगा नहीं आपको, लेकिन अगर हम बात करें क्रॉस बॉर्डर मर्जर केस में तो हमने देखने को मिलेगा दो तरह के, इनबाउंड मर्जर जो कि अभी डिस्कस करेंगे हम लोग, और एक आएगा हमारे पास आउटबाउंड मर्जर, और इसी को हम लोग इंपॉर्टेंट में मार्क करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन आ सकता है यहां से, इसको मार्क कर लीजिएगा। अब जैसे मैंने आपको बताया था, इनबाउंड मर्जर का मतलब है जब कोई फॉरेन कंपनी मर्ज हो जाती है विद इंडियन कंपनी और रिजल्टिंग कंपनी इंडियन कंपनी बन जाती है, तो उसको हम बोलेंगे इनबाउंड मर्जर। बात पकड़ में आ रहा है? टाटा ने क्या किया, समझो टाटा ने एक्वायर किया कोरस को, तो क्या बोला जाएगा, बोलो इनबाउंड मर्जर, क्योंकि एक विदेशी कंपनी, फॉरेन कंपनी मर्ज विद, बोलो ना, फॉरेन कंपनी मर्ज विद इंडियन कंपनी, रिजल्टिंग कंपनी क्या बन जाएगी, इंडियन कंपनी। वेयर अ फॉरेन कंपनी मर्ज विद इंडियन कंपनी, रिजल्टिंग कंपनी क्या बनेगी, इंडियन कंपनी। बात पकड़ में आ रहा है? अब कहता है इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। क्या क्या इंपॉर्टेंट की रेगुलेशंस हैं, एग्जाम पूछ सकता है व्हाट आर द की रेगुलेशंस इन रेस्पेक्ट ऑफ इनबाउंड मर्जर। आप ध्यान रखना, इस बात का क्वेश्चन आ सकता है ये। तो तीन चार बातें हम याद रखें, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी को लेके, ब्रांचेस ऑफिसर्स को लेके, बोरोइंग्स को लेके, ठीक है, एंड प्लस हम याद रखेंगे ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। चार इंपॉर्टेंट यहां पर रेगुलेशंस बताए गए। ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज पहले स्टार्ट करते हैं, क्या क्या है, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, ब्रांच ऑफिसर्स, बोरोइंग्स एंड लास्ट वन, अच्छा एक बात समझना, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, लास्ट वन ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, ठीक है, एक बात याद रखना, दोनों में से दोनों ही पूछ सकता है, या कई बार ऐसा भी देखा है मैंने एग्जाम में कि वो आपसे इनबाउंड पे ही पूछे, आउटबाउंड ना पूछे आपसे, ठीक है। सो प्रोविजन थोड़ा ध्यान सुनना और समझना। आओ देखो, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज की बात करते हैं। Resultant company of the cross-border merger can transfer any security, including foreign security, to a person resident outside India. क्योंकि inbound merger है ना, और आप किसको दे रहे हो, अपने सिक्योरिटीज देंगे, तो सिक्योरिटी लेने वाला व्यक्ति कौन होगा, जो रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है। अब पकड़ मारा है, क्योंकि फॉरेन कंपनी मर्ज हो रही है विद इंडियन कंपनी, रिजल्टिंग कंपनी कौन आई, इंडियन कंपनी। अब इंडियन कंपनी जब शेयर्स या सिक्योरिटीज अलॉट करेगा तो किसको करेगा, वो पर्सन जो कौन होगा, रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, पर्सन कौन होगा, रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। इन अकॉर्डिंग विद द फेमा मोड ऑफ पेमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स रेगुलेशन 2019। अब एकदम समझे ना, फेमा ट्रैक्ट हो गया। क्या कह रहा है, किसके अकॉर्डिंग करेंगे, फेमा, बोलो बेटा, फेमा मोड ऑफ पेमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स regulation 2019. However, where foreign company is a joint venture wholly owned subsidiary of Indian company, such foreign company is required to comply with the provision of FEMA transfer or issue of any foreign security regulation 2004. ये कब अप्लाई कर रहे हैं, जब कोई फॉरेन कंपनी ऑलरेडी या तो कोई जॉइंट वेंचर है या फिर जो होली ओन सब्सिडरी है, इंडियन कंपनी की होली ओन सब्सिडरी है, तब हम क्या बात करेंगे, फेमा के ट्रांसफर इश्यू ऑफ एनी फॉरेन सिक्योरिटी रेगुलेशन 2004 को फॉलो करेंगे। याद रहेगा? तो पहला में देखा ट्रांसफर सिक्योरिटीज, बोला ठीक है अलाउड है, बोले जी हाँ अलाउड है। किसको कर रहे हैं, रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया को, अकॉर्डिंग टू फेमा। फेमा याद रखना, मोड ऑफ पेमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। चलिए फिर ब्रांच ऑफिस की बात की जाए। अब भैया ब्रांच ऑफिस अब आपके मान ली जाएंगे, जी हाँ, रिजल्टिंग कंपनी इंडियन कंपनी की ब्रांच ऑफिस मान जाएंगे। एनी ब्रांच ऑफिस और ब्रांच ऑफिस आउटसाइड इंडिया फॉरेन कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी अ रिजल्टेंट कंपनी ऑफिस इन आउटसाइड इंडिया। मतलब इंडियन कंपनी के ब्रांच ऑफिस मान जाएंगे, जो कि पहले किसके थे। अब जैसे कोरस के ऑफिस हैं, कोरस के ऑफिस यूरोप में कई जगह हैं, अब वो किसके ऑफिस ट्रीट के देंगे, टाटा स्टील लिमिटेड के, फॉर द पर्पस ऑफ रेगुलेशन। फॉर इन अकॉर्डेंस विद द फेमा, in case of a transfer security, both buyer and the seller, target can use the service of a tripartite whose job is to have securities in the books and doing all the back office operations including the valuation of the securities for this purpose. क्योंकि अगर securities अगर ट्रांसफर किया जाए for that purpose, all right. बोरिंग्स की बात करें तो हम यहाँ पर ट्रैक क्या होगा, ECB। आइए देखते हैं, बोरिंग्स ऑफ द ट्रांसफर कंपनी would become the borrowings of the resulting company. ऑफ कोर्स आप लोग जानते हो ना भाई, जितनी बोरिंग्स जिस कंपनी, जो प्रीवियस कंपनी होती है, ये जिस कंपनी होती है, अब वो सब किसकी बन जाती है आफ्टर द मर्जर और एक्विजिशन इन टर्म्स ऑफ द रिजल्टिंग कंपनी टर्म में बोल रहा हूँ, रिजल्टिंग कंपनी टर्म में बोल रहा हूँ, वापस बोल दूं तो किसकी बन जाएगी वो, रिजल्टिंग कंपनी की। द मर्जर रेगुलेशन हैज प्रोवाइडेड अ पीरियड ऑफ 2 years टू कंपाइल विद द रिक्वायरमेंट्स अंडर द एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स। क्योंकि रीजन है, अब मान के चलिएगा, ध्यान सुनना, ए लिमिटेड कंपनी है और बी लिमिटेड कंपनी है, ध्यान सुनना इस बात को, ठीक है। ये इंडियन कंपनी है,
ये फॉरेन कंपनी है। ऑलराइट सर, इंडियन कंपनी ने, अब याद रखना, फॉरेन कंपनी बी लिमिटेड मर्ज हो गई विद ए लिमिटेड इंडियन कंपनी से, और रिजल्टिंग कंपनी क्या बनी हमारी? इंडियन कंपनी। अब जो बी लिमिटेड है इसने पहले से ही बोरोइंग्स की हुई थी, बोरोइंग्स की हुई थी, बोला ठीक है सर। अब ये बोरोइंग्स किसकी हो जाएंगी? ये ऑटोमेटिकली हो जाएंगी ए लिमिटेड की, क्योंकि ए लिमिटेड के साथ में मर्ज हो गई है, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग क्या है, क्योंकि ये ईसीबी ट्रीट होगा ना भाई, बाहर का है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग होगी, तो ऐसे केसेस में ये कहा गया कि आपको 2 साल का वक्त दिया जाएगा ताकि आप ईसीबी की गाइडलाइंस के साथ में फॉलो कर लें। बोलो सर ठीक है सर। नाउ द एंड यूज ऑफ रिस्ट्रिक्शन आर नॉट एप्लीकेबल हियर। बोले हाँ, लेकिन कम से कम एक बात की शांति है कि अगर आप ईसीबी करते हैं तो एंड यूज इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है। ईसीबी वाला क्लास उम्मीद कर रहा हूं सबने देख रखा है, ठीक है। एंड यूज इंस्ट्रक्शंस होते हैं, यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होंगे, अदरवाइज होते हैं, ठीक है। एंड द क्रॉस बॉर्डर मर्जर रिक्वायर्स हैजिंग ऑफ ईसीबीज। हैजिंग भी क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज ऑफ जो यहाँ पर एक्सचेंज है, फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेक्स की वजह से जो चेंजेस आते हैं ना, रुपी और डॉलर में होने वाला चेंजेस जो होता है उसको मेंटेन करने के लिए आप हेजिंग करते हैं। जैसे आपने लिए थे 2 लाख रुपया डॉलर्स में आपने लिया हुआ है, रिपेमेंट करेंगे तभी आप डॉलर्स में करेंगे। अब प्रॉब्लम क्या है, डॉलर के प्राइस में होने वाले फ्लक्चुएशंस, इसके लिए हेजिंग करना अलाउड किया गया। हेजिंग ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, जनरली जैसे डेरिवेटिव्स के थ्रू कर रहे हैं, हेजिंग ताकि ऐसे इंस्ट्रूमेंट से किया जाए जो भी ईसीबी के थ्रू होने वाला इंपैक्ट है बिकॉज ऑफ ड्यू टू चेंज इन फ्लक्चुएशन इन प्राइस में, पैसा में चेंजेस, ठीक है, डॉलर्स में चेंजेस की वजह से वो आप प्रोटेक्ट कर सकें। ECB is an arrangement between Indian buyers and a foreign bank whereby foreign bank is funding to Indian corporates via foreign currency loans having a specific amount, tenure, etc. ये as it is रहेगा, ठीक है। FEMA does permit hedging of loan taken from the outside bank in Indian books. ऑलराइट, अभी हमने ईसीबी की ट्रीटमेंट समझी। अच्छा, ईसीबी का ऊपर बहुत पहले ही मैंने सीएफएल के अंदर बहुत डिटेल में क्लासेस दी हुई है ना, अगर किसी को लगता हो सर बुद्धि में नहीं आ रहा हमारा ईसीबी हमने नहीं पढ़ा अलग से, तो वो क्लास मांग लेना, ठीक है। किसी ने अगर वो नहीं पढ़ा है या मॉड्यूल फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं कर, सॉरी थर्ड अटेम्प्ट नहीं कर रहा है वो, ये सीबी पहले भी नहीं पढ़ा है, तो इसका सेपरेट क्लास है, आप अच्छे देख लीजिएगा। Transfer of assets, of course भाई, assets acquired by the resulting company can be transferred to the in accordance with the Commerce Act 13। कहता है जी जो भी एसेट्स एक्वायर की जाएंगी वो ट्रांसफर होंगे एज पर द कम्स एक्ट 13 एंड एनी रेगुलेशन फ्रेम्ड अंडर फॉर दिस पर्पस। इफ एसेट इज नॉट परमिटेड टू एक्वायर्ड, अगर परमिटेड नहीं है, ठीक है जी, तो फिर क्या करें? द सेम शैल बी सोल्ड एंड विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ व्हेन द एनसीएलटी had given sanction, the proceeds of such sale shall be repatriated to India। जी हाँ, जितनी भी एसेट्स यहाँ पर हैं पहली बात तो उसे ट्रांसफर की जाएगी एज पर द कम्स एक्ट 13, ठीक है सर। लेकिन अगर एसेट्स एक्वायर्ड करना परमिटेड नहीं है ड्यू टू एनी प्रोविजन ऑफ द लॉ of other country, in that case we will simply sell the assets, उन assets को सेल किया जाए और विद इन 2 years कहां से काउंट करेंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ सेंक्शन ऑफ द स्कीम ऑफ बाय द एनसीएलटी, वहां से 2 साल के अंदर जो भी प्रोसीड्स है आफ्टर सेल ऑफ एसेट्स उसको भैया इंडिया भेज दो, रिपेट्रिएट इनटू इंडिया, याद रहेगा। ऑलराइट, फिर अब क्योंकि यहाँ पेमेंट सारा करना है भाई, इंडियन कंपनी पेमेंट करेगा ओवरसीज में, तो ओवरसीज बैंक अकाउंट ओपन करेगा इन फॉरेन करेंसी। Opening of overseas bank account for resultant company. Resultant company is allowed to open bank account in foreign currency in overseas jurisdiction for a maximum period of 2 years in order to, किस काम के लिए? To carry out a transaction pertinent to the cross border merger। वैसा नहीं, स्पेसिफिकली किसके लिए कह रहा है? क्रॉस बॉर्डर मर्जर की ट्रांजेक्शन्स को, डील को कंप्लीट करने के लिए जो भी ट्रांजेक्शन टर्म्स ऑफ पेमेंट होंगे, है ना, उसके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है वो अकाउंट ओपन कर सकता है फॉर 2 years for the purpose of cross border transactions। अब इसमें याद क्या रखना है हमको? ओवरसीज बैंक अकाउंट ओपन करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, रिजल्टिंग कंपनी जो ओपन करेगी। चलो, तो यहां पर याद रहेगा इनबाउंड के अंदर अब 4 बात बातें। ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज हमने देखा, ब्रांच ऑफिसर्स हमने ट्रीट किया, बोरोइंग्स हमने ईसीबी कंसीडर करी, प्लस ट्रांसफर एसेट्स हमने डिस्कस किया। एंड अगर एसेट्स ट्रांसफर एक्वायर्ड नहीं की जा सकती तो सेल कीजिएगा विद इन 2 years, उसका जो भी अमाउंट है उसको प्रोसीड्स को रिपेट्रिएट कीजिएगा। ऑलराइट, and opening of overseas bank account in foreign currency। आउटबाउंड मर्जर का मतलब अब सिंपल सा बात है ना, क्या होगा जब इंडियन कंपनी मर्ज होगी विद फॉरेन कंपनी एंड रिजल्टिंग कंपनी क्या बन जाएगी? फॉरेन कंपनी, उसे बोलेंगे आउटबाउंड मर्जर। इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, 3-4 बातें इंपॉर्टेंट, जैसे कहता है इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज,
अब इसमें क्या होगा, आप दोनों को ही इशू सिक्योरिटी कर सकती हैं। दोनों का मतलब जो रेजिडेंट इन इंडिया है और रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, ये दोनों को कर सकता है। वैसे ही जैसे हम लोग इनबाउंड में भी कर सकते थे, इनबाउंड में हम लोग रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया कर रहे थे क्योंकि वो हम लोग इसे कंसिडरेशन के फॉर्म में भी देखते हैं। इसके अलावा वो आउटसाइड इंडिया रेजिडेंट को भी कर सकती है, ठीक है। एंड अगर हम बात करेंगे आउटबाउंड मर्जर के अंदर, तो दोनों को कर सकता है। सिक्योरिटी इशू बाय फॉरेन कंपनी टू इंडियन एंटिटी मे बी इशूड टू बोथ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी बीइंग इशूड टू पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। द एक्विजिशन शुड बी कंप्लायंट विद द ओडीआई रेगुलेशंस, मतलब ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रेगुलेशंस, ठीक है। अगर पर्सन रेजिडेंट इंडिया कर रहा है तो नाउ सिक्योरिटीज इन द रिजल्टेंट कंपनी मे बी रिक्वायर्ड प्रोवाइडेड दैट fair market value of such securities within the limits prescribed under the liberalized remittance scheme। आपको पता होगा पर फाइनेंशियल ईयर ये जो परमिट किया हुआ है ये 2,50,000 US डॉलर्स परमिट है। और ये याद रखना, आपको पता होगा एग्जाम में हो सकता है पूछ ले, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन हो या फिर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन हो या फिर दोनों को मिलाकर ही लिमिट बताई गई है, और बोथ, ठीक है, बोथ 2,50,000 नोट कर लीजिएगा। हो सकता है एग्जाम में पूछें तो पूछ भी लें, भाई क्या भरोसा नहीं है, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस के जो लिमिट है उसके अकॉर्डिंग होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। ब्रांच ऑफिसेज होंगे वो हम ट्रीट करेंगे उसी कंपनी के। आइएगा, एन ऑफिस ऑफ द इंडियन कंपनी इन इंडिया मे बी ट्रीटेड एज अ ब्रांच ऑफिस ऑफ द फॉरेन कंपनी, मतलब फॉरेन कंपनी का मान लेंगे हम लोग। एंड अकॉर्डिंग टू द फॉरेन एक्सचेंज, अब ये क्योंकि रूल्स लग जाएगा, अब पकड़ में आ रहा है ना, जैसे इसी भी तुमने हम पे अप्लाई कर दिया वैसे हम तुम पे फेमा लगाएंगे। और ब्रांच ऑफिस अगर आप लाइसेंस ऑफिसर ब्रांच ऑफिस ऑफ इंडिया में ओपन करते हो, उसके लिए आप फेमा का मैनेजमेंट का पढ़ते हो, एस्टैब्लिश इन इंडिया ऑफ ब्रांच ऑफिस लाइसेंस ऑफिस ऑफ प्रोजेक्ट ऑफिस और अदर प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया रेगुलेशन 2016, वो ट्रीट किया जाएगा। फिर अदर चेंजेस की अगर बात की जाए, बोरिंग्स ऑफ द रिजल्टिंग कंपनी शैल बी रिपेड इन अकॉर्डिंग विद द सैंक्शन स्कीम, जो भी एनसीएलटी स्कीम सैंक्शन करेगा उसका अकॉर्डिंग रिपे की जाएगी। एसेट्स which cannot be acquired or held resultant company shall be sold within a period of 2 years from the date of extension of the scheme। जिन्हें एक्वायर्ड नहीं किया सकता है उनका करेंगे अल्टीमेटली आप सेल करेंगे। एंड रिजल्टिंग फॉरेन कंपनी कैन नाउ ओपन अ स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट इन टर्म्स ऑफ फेमा फॉर द पर्पस ऑफ आउटबाउंड मर्जर फैसिलिटेट, मतलब ट्रांजैक्शन करने के लिए, आउटबाउंड मर्जर के पर्पस के लिए कौन सा अकाउंट खुलेगा याद रखना, स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट। बात पकड़ मारा है, ऑलराइट सर। चलिए सेक्शन 234 देखते हैं कंपनी एक्ट 2013 का। बहुत सिंपल सी बात कह रहा है भैया, दो बातें इंपॉर्टेंट याद रखनी है। अगर आउटबाउंड मर्डर, देखो समझना बहुत ध्यान सुनना, विदेशी कंपनी आपकी इंडिया में अगर क्या करना चाहती है, इंडिया आकर एक्विजिशन करना चाहती है, मर्जर करना चाहती है, तो हमको एक बात तो पक्का पता है ना कि हम लोग फेमा के रूट से जा रहे हैं, आ रहे हैं, ठीक है। हमने ना एक बात इंपॉर्टेंट क्या रखनी पड़ेगी, आरबीआई की परमिशन। इसलिए दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट, देखो कहता है the provisions of this chapter unless otherwise provided under law for time in force shall materially apply to the schemes of merger and amalgamation between companies registered under this act। मतलब जो कि हम लोग कम से कम 13 में सेक्शन 232 पढ़े हैं वो डिटेल में यहाँ भी अप्लाई होगा। and the companies incorporated in jurisdiction of such countries as may be notified from time to time by the central government, provide that central government may make a rules in consultation with the RBI in connection with the merger and amalgamation provided under this section, and subject to the provision of any other law for time in force, a foreign company may with the prior approval of RBI merge into company registered under this act, मतलब Companies Act, or vice versa। The terms and conditions of the scheme of the merger may provide, among other things, for the payment of consideration to the shareholders of the merging company in cash or deposit receipts, or partly in cash or partly in deposit receipts, as the case may be। मतलब ये हम जानते हैं छोटा-छोटा बात, alright। फिर सेम यहाँ पर बातें वापस हो जा रही हैं। देखो, across border merger explain in the simplistic terms in a merger of two companies which are located in different countries resulting in a third company, ऐसा अंडरलाइन करके elaborate और comment एक क्वेश्चन आ सकती है, लिख लीजिएगा भाई, एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। देखो जैसे पुराने वाले एक्ट में क्या था, ट्रांसफरी कंपनी डिफाइंड अंडर सेक्शन 394 सबसेक्शन 4 क्लॉज बी of 1956, only Indian companies and hence transfer was not allowed to be made to foreign companies। लेकिन ये बदतमीजी कंपनी एक्ट 2013 ने हटा दी by introducing section 234। नहीं तो पुराने वाले में क्या था, बोला इनबाउंड अलाउड है, आउटबाउंड अलाउड नहीं है, ऐसा नहीं, अब ऐसा इशू नहीं है। देखो सेक्शन 234 of कंपनी एक्ट 2013 which notified in December 2017
Provision for both inbound and outbound mergers. The central government, in consultation with RBI, make rules pertaining to the cross-border merger, the foreign, of course, exchange management, cross-border merger regulation 2018, merger regulation 2018. All right. इसमें एनेक्सर ए इंपॉर्टेंट है, जो कि आगे समझाऊंगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, फिर बोल दूं बार बार। आप देखो एक और सुनना यहाँ पे ध्यान से, मर्जर विद विच फॉलो द मर्जर रेगुलेशन आर डीम्ड टू बी ऑटोमेटिकली अप्रूव्ड बाय द आरबीआई एंड डी नॉट रिक्वायर अ सेपरेट अप्रूवल। ये भी लिखो और कमेंट मारो, कमेंट आ सकता है, मतलब क्वेश्चन आ सकता है। द मर्जर रेगुलेशन आर अ कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ रूल्स व्हिच डील्स हिस्टोरिकली होलिस्टिकली with cross-border mergers. फिर अगेन cross-border merger are defined the merger regulations, हाईलाइट कीजिएगा, as per any merger arrangement or amalgamation in accordance with the company's compromise arrangement and amalgamation rule 2016. अभी बार बार वही रिपीट हो रहा है, फिर वही फॉरेन कंपनी क्या है वो बताया जाएगा, ठीक है। तो इतना दिमाग नहीं लगाना है, रूल 25 पे कूद के आ जाओ, इंपॉर्टेंट मार्कर रूल 25 को, छोटी छोटी बातें यही बताने वाला वापस। रूल 25A देखो क्या कहता है, A foreign company incorporated outside India may merge with Indian company after obtaining the prior approval of RBI. साइड में लिखिएगा RBI अप्रूवल, नहीं तो बड़ा बड़ा मेंशन कर दो, ठीक है। एंड आफ्टर कंपाइलिंग विद सेक्शन 230 to 232, वो थॉरली पढ़ना पड़ेगा। 233 के अंदर क्या पढ़े थे, 233 के अंदर सर फास्ट ट्रैक मर्जर पढ़े थे, उसको हटाओ। यहाँ पर क्या कह रहा है, सेक्शन 234, अगर 234 में जाना है, क्रॉस बॉर्डर मर्जर में जाना है, तो फिर किधर जाना पड़ेगा, आपको थॉरली फॉलो करना पड़ेगा सेक्शन 230 से 232 एंड ऑफ कोर्स इट रिक्वायर्स प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई। फिर कहता है कंपनी में मर्ज विद द फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, जुरिडिक्शन ऑफ स्पेसिफाइड इन एनेक्सर बी। एनेक्सर बी अभी क्या है बताता हूँ, देखो जल्दी से आओ, एनेक्सर बी सीख लेते हैं पहले। कहता है उन कंट्रीज के साथ में आप कर सकते हैं मर्जर जिन कंट्रीज को एनेक्सर बी में बताया गया। एनेक्सर बी की कंट्रीज कौन सी हैं, वो कंट्रीज हैं, कहता है हुज सिक्योरिटीज रेगुलेटर इज अ सिग्नेटरी टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटीज कमीशन। क्या कह रहा है, जिस कंट्री का सिक्योरिटी रेगुलेटर सिग्नेटरी है, किसका सिग्नेटरी है, इंटरनेशनल, बोलो मेरे साथ में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन। और वो कैसा एग्रीमेंट अंडरस्टैंडिंग है, मल्टीलेटरल, मतलब डिफरेंट कंट्रीज साथ में किया हुआ है, और वो उसमें हमारा इंडिया भी है, ठीक है। या फिर बिलेटरल एग्रीमेंट साइन किया हुआ है विद द सेबी, जी हाँ, हमारी कंट्री के साथ और वो दूसरी कंट्री है, उसने, हम दोनों ने मिलके ही साइन किया हुआ, तो हम दोनों के साथ भी ऐसा मर्जर खेल सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा कहता है हुज सेंट्रल बैंक इज अ मेंबर ऑफ बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का मेंबर है, जैसे किसी कंट्री पर्टिकुलर मान लीजिएगा, हमने कहा आरबीआई जो है, हमारा आरबीआई क्या है, मेंबर है किसका, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। अब जो बैंक फॉर इंटर सेटलमेंट की कंट्रीज है उनके साथ में आप मर्जर कर सकते हैं, उन कंट्रीज के साथ में। एंड अ जुरिडिक्शन व्हिच इज नॉट आइडेंटिफाइड इन पब्लिक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अब बोला फाइनेंशियल टास्क फोर्स ने पहले क्या रखा हो, बोला ये तो करप्ट कंट्री है, या मनी लॉन्ड्रिंग में एंगेज्ड है, या ये कंट्री जो टेररिस्ट फाइनेंस करती है ना, टेररिज्म को फाइनेंस पैसा देती है, फंडिंग करती है, टेररिज्म को फंडिंग करती है, ऐसा कंट्री को किसने डिक्लेयर किया हुआ है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने। क्या, अ जुरिडिक्शन हैविंग अ स्ट्रेटेजिक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और कंबैटिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म deficiencies to which the counter measures apply, and jurisdiction that has not made significant progress in addressing the deficiencies or has not committed to any action plan developed with the financial task force to address the deficiencies। तो ऐसी कंट्रीज को अलाउड नहीं किया गया, उन कंट्रीज को हटा के साइड में रख दिया गया है। क्लास है, बात पकड़ में आ रहा है। तो या तो आपका सिक्योरिटी रेगुलेटर, जिस कंट्री का सिक्योरिटी रेगुलेटर सिग्नेटरी किसका, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी कमीशन का, या बिलेटरल एग्रीमेंट किया हो विद द सेबी, या जिस कंट्री का सेंट्रल बैंक जो है वो किसके साथ है, मेंबर ऑफ बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, या जिसको फाइनेंशियल टास्क फोर्स ने लिस्ट छुड़ा के बाहर फेंक रखा है, किस लिए, कि भैया तुमने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जैसी एक्टिविटी करते हो, या टेररिज्म को फाइनेंस करते हो, या फिर ऐसे इश्यूज को रेड्रेस नहीं करते हो, ठीक है। ठीक है सर, तो यहां पर हमने क्या कहा, पहला बात कि प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई, दूसरा किन के साथ अलाउड है, जो ऐसी जो कि परमिटेड जुरिडिक्शंस हैं उनके साथ आप कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ट्रांसफर कंपनी शैल इंश्योर दैट वैल्यूएशन इज कंडक्टेड बाय वैल्यूअर हुज मेंबर्स who are the member of the recognized professional body in the jurisdiction of the transferring company। अब इतनी सी बात है, इंपॉर्टेंट है भाई, लेकिन एग्जामिनर आपको केस लॉ पूछ सकता है कि जब वैल्यूएशन करवाया जा रहा होगा ना, तो याद रखना ट्रांसफरी कंपनी, जिस कंपनी को, जैसे रिजल्टिंग कंपनी जो होगी उस कंट्री, जैसे हमने मान लीजिएगा टाटा और कोरस अखीम देखा, तो टाटा इंडिया से बिलोंग करने वाला ग्रुप हो गया टाटा स्टील लिमिटेड। अब ना टाटा स्टील लिमिटेड के
मतलब हम इंडिया से देखेंगे, इंडियन वैल्यूअर होगा, क्योंकि ट्रांसफर कंपनी कौन होगी हमारी, जिसको मिल रहा होगा। क्लियर है एकदम। फिर बोल दूं ट्रांसा और फॉरेस्ट में एक्विजिशन है, मैं एग्जांपल समझाने के लिए ले रहा हूं यहाँ पे मर्जर का बार-बार। क्लियर है। तो ट्रांसफरी कंपनी जो है जिस कंट्री से बिलोंग करती है उस कंट्री के रिकॉग्नाइज प्रोफेशनल से जो कि वैल्यूअर का काम करता होगा वो वैल्यूएशन कैलकुलेट करेगा। ठीक है जी। And further, that's valuation in accordance with the internationally accepted principle on accounting and valuation. The declaration to this effect shall be attached to the application made to the RBI. जी हाँ, इस बात का हम डिक्लेरेशन लेके अटैच करके देंगे किसको, RBI को, कि सर हमने वैल्यूएशन करवाई है। ऑलराइट। Concerned company shall file an application before the tribunal as per section 232. जी हाँ, ये तो अब रूट जाना पड़ेगा, आपको याद रखिएगा। तो अब अगर मैं सिंपल शॉर्ट कर दूं ना कि रूट 25 में हमको क्या क्या रखना है, प्रायर, अरे क्या दिक्कत है यार, प्रायर approval of RBI, alright sir, valuation जाएगा। अच्छा, वैल्यूएशन में एक बात याद रखना, किससे करवाएंगे, है ना, जो कि रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल हो, वो कहाँ का हो, ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। ठीक है सर। इसके अलावा और क्या करना है, एप्लीकेशन टू NCLT। इतनी गंदी राइटिंग तुम मत लिख के आ जाना, एग्जाम में मार्क्स नहीं देगा एग्जामिनर। ठीक है, समझ आ रहा है। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, नया एक्चुअली पेन इंट्रोड्यूस किया हम लोगों ने, तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ ताकि इस पर प्रॉपरली राइटिंग आ जाए, पर यूजुअली प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो इसलिए बार बार बोलता हूँ कि याद हो जाए आप लोगों को, राइटिंग पढ़ के तो तुम बस हो गया काम। ठीक है, चलिए आइए, आप देखो यहां पे कहता है इट इज क्लैरिफाइड दैट नो अमेंडमेंट शैल बी मेड इन दिस रूल विदाउट कंसल्टिंग विद द RBI। साफ साफ कह रखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट तुम अपनी मर्जी से कोई भी नया रूल नहीं बनाओगे जब तक तुम RBI से कंसल्ट ना करो इस पे। ये पहले भी मैंने बताया आपको। ठीक है, रूल 25A ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एग्रीमेंट रूल्स ऑफ कोर्स वो सेम ही है, वो सेम बातें वापस आ रही है यहाँ पर। एडिशनल पॉइंट्स एक बार देख लेते हैं फटाफट से। देखो, मर्जर ऑफ इंडियन कंपनीज परमिटेड ओनली विद अ फॉरेन कंपनी व्हिच इज इनकॉर्पोरेटेड इन स्पेसिफाइड जुरिडिक्शन। स्पेशल जुरिडिक्शन कहां बताई थी अभी, एनेक्सर बी के अंदर भी डिस्कस किया, वही है। बर्डन इज ऑन द फॉरेन कंपनी टू इंश्योर वैल्यूएशन इज डन बाय द वैल्यूअर। ये भैया इंश्योर करो, आप ही करो काम है। ठीक है, चलिए ये क्लियर है हमारा एकदम, इसमें हमको दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, चलो एक बार आगे देखते हैं इसको। अच्छा, एक और ये इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, है ना, इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये वाला इंपॉर्टेंट मार्क करो। एक और क्वेश्चन बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है वाला भी। ड्राइवर्स एंड रिटर्न्स ऑफ क्रॉस बॉर्डर मर्जर इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्या क्या बेनिफिट्स हैं। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो भैया, जरूरी है ना। आओ देखते हैं। तो कह रहा है बेनिफिट्स ऑफ क्रॉस बॉर्डर मर्जर एंड रिस्क एसोसिएटेड विद द क्रॉस बॉर्डर मर्जर। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी बताऊंगा किस तरह से भी ड्रॉ हो सकता है क्वेश्चन। जैसे ऐसे समझो, द ट्रेंड ऑफ क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स हैज इंक्रीज रिसेंटली। The cross-border merger have opened up visits as of opportunities. अब देखो यहाँ पे एक बात समझना, क्वेश्चन ऐसा भी बन के आया हुआ है, सिर्फ ऐसा ही कह रहा हूं बन के आया हुआ है। The trends of cross-border mergers has increased recently in the light of the statement या comment या discuss the benefits, ये benefits भी पूछ सकता है, and the risk associated with the, ठीक है, ये हमने अभी ऑलरेडी पॉइंट्स में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, मतलब पॉइंट्स में डिस्कस किया है, थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं अभी। तो आपसे पूछ सकता है कोई रिसेंट, हाँ बताइएगा मर्जर, या आपसे पूछ सकता है रिसेंट, जैसे हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं यहाँ पर, कोई भी एग्जांपल के तौर पर, जैसे टाटा एंड कोरस का एग्जांपल दे सकते हैं। तो क्वेश्चन अच्छा है, बन सकता है, इसे छोड़ना नहीं है। ठीक है, भूल के नहीं छोड़ना है। डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा, कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारी बातें हमको ना, हमें कहीं ना कहीं हमारी जो आज नेक्स्ट मतलब इस क्लास के इस चैप्टर के अंदर जब हम पढ़ेंगे टाटा एंड कोरस का केस स्टडी, तो उसमें हमको सारी चीजें देखने को मिलेंगी, जो मैं अभी डिस्कस थोड़ा थोड़ा करता भी हूँ। चैलेंजेस कहेंगे टैक्स इंप्लीकेशंस। जैसे मैंने कहा, टैक्स इंप्लीकेशंस, डबल टैक्सेशन का भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है।
रेगुलेटरी लैंडस्केप, इन्वायरमेंटल, जैसा मैंने कहा था रेगुलेटरी इन्वायरमेंट्स किस तरीके और डिफरेंट कंट्री से डिफरेंट तरह से होते हैं। एंड पॉलिटिकल सिनेरियो, पॉलिटिकल सिनेरियो को मतलब हमेशा आप देखते हैं कि पॉलिटिकल हलचल हमेशा मची रहती है, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज रिस्क हमेशा रहता है। आइए देखते हैं एक बार के लिए। अब जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है, आपने देखा कि कुछ पॉलिटिकल रीजन की वजह से कुछ कंट्रीज को, जैसे चाइना को बोला गया भाई तेरी है ना एप्लीकेशंस हैं, तुम्हारे पास रखो, हमने नहीं करवाना तुमसे। सो कुछ ऐसी देखने को चीज मिली थी, सामने आई थी, हमने देखा है कई चाइना के साथ हुआ है, कहीं और भी हम देख सकते हैं। अब बीच में जैसे रशिया और यूक्रेन का जब झगड़ा चल रहा था अच्छा खासा, तो ये उस टाइम में भी ये ऑब्जर्व किया गया। आप ध्यान देखेंगे कि कुछ कंट्रीज रशिया के अगेंस्ट थी, बट अब इंडिया ने बड़े सोच समझ के स्टेप लिया कि भाई ना हम तेरी तरफ है ना उसकी तरफ है, बात पकड़ में आ रहा है। तो ये पॉलिटिकल इनएंसेबिलिटीज भी कई बार देखने को मिलती हैं जो चैलेंज के फॉर्म में आती है सामने। आइए देखते हैं। It enables an Indian company to utilize sophisticated levels of technical know-how order offered by the foreign collaborators, whereas enables are later to utilize the large market and resources of India. अब ये रहता ही है, आपने देखा ना अभी एग्जांपल के तौर पे, जापानीज के पास टेक्नोलॉजीज बहुत अच्छा है और इंडियन के पास में एक मार्केट अच्छा मिल जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के लिए। जैसे मारुति की एग्जांपल में देखना था, मारुति सुजुकी ने अपना टेक्नोलॉजी दिया, मारुति ने अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल दिया। सो एक अच्छा कोलैबोरेशन था सामने जो देखने को मिलता है। आप चाहें तो एग्जाम में लिख के आ सकते हैं इस एग्जांपल को, मारुति सुजुकी को है, हीरो होंडा है, इन्होंने यही किया एक्चुअली, ठीक है। नाउ डाइवर्सिफिकेशन की अगर बात करें, मर्जर ऑफ्टन लीड्स टू प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। अब आप जानते हैं ना प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, पहले मैं एक प्रोडक्ट में डील कर रहा था, आज मर्जर के बाद हम 3 प्रोडक्ट बना रहे हैं। मारुति या मारुति के अलावा, मैं मारुति इसलिए बोल रहा हूँ बहुत कॉमन एग्जांपल है, याद रहेगा, ठीक है। सो आपने देखा ना कि जब भी 2 कंपनीज मिलती हैं तो प्रोडक्ट लाइन में नया प्रोडक्ट ऐड हो जाता है, तो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा। Whereas a cross border mergers addition to offering diversification of products also leads to a geographical diversification. This is extremely important for companies which want to make their global presence felt. टाटा ने कोरस का यूरोपियन बिजनेस एक्वायर कर, चलिए दूसरा देखते हैं। अचीविंग कॉस्ट एफिशिएंसी, पहला क्या था, डाइवर्सिफिकेशन क्लियर है। अचीविंग कॉस्ट एफिशिएंसी, बीच में टेक्निकल इशू आ गया इसलिए प्रॉब्लम आई थी। ऑलराइट, अचीविंग कॉस्ट एफिशिएंसी, when a company seeks to enter new markets, it takes resources and money to build capacity. Having existing infrastructure and resources in the new market helps in achieving the cost efficiency. अच्छा, एक बात आप अच्छे से समझते हो, जैसे मैंने कहा अब जापानीज को इंडिया में आके बिजनेस करना है और उसको अगर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड इंफ्रा मिल जाए, किसका, मारुति का, तो उसके लिए आसान हो जाएगा ना, तो कॉस्ट बचेगा आपका। तो कहता है अचीविंग कॉस्ट एफिशिएंसी, पहला डाइवर्सिफिकेशन, अपने प्रोडक्ट में आप डिफरेंट डाइवर्सिफिकेशन ला सकते हैं, नया प्रोडक्ट आप इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। दूसरा कॉस्ट एफिशिएंसी। तीसरा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, मर्जर enables both parties to use other intellectual properties, hence enhance टेक्नोलॉजिकल नो हाउ। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बढ़ जाएगा, ऑफ कोर्स सर। टाटा ने एक्वायर करा कोरस को, क्यों किया सर, अपने रटवा दिया, टाटा एक्वायर मारुति सुजुकी हीरो होंडा। अरे यार तुम्हें याद होंगे ना, ऐसे बोल बोल के तो लिखना आसान हो जाएगा। ऑलराइट, तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की अगर बात करें, टाटा ने क्यों किया भाई, क्योंकि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उसमें जो है कोरस का अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, तो उसको एक्वायर कर रहा ताकि वो और ज्यादा अपनी प्रेजेंस बढ़ा सके। डिस्ट्रीब्यूशन क्रॉस बॉर्डर मर्जर हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ट्रांसेंडिंग बाउंड्रीज। नाउ अब कुछ खतरे भी हैं, जैसे कहता है हाउएवर विद बैंक्वेट्स कम ब्रिकेट्स, मतलब कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा भी है। Hence, with the benefits of also come risks associated with the cross-border merger. Some of the risks posed by the cross-border merger are, despite double tax avoidance agreements, the tax implication in the host countries may prove too complex and tedious. This may increase the cost of local, hiring a local professionals is required in this case. मतलब अब सपोज अगर डबल टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट भी है, दूसरी कंट्री में भी टैक्सेशन की आस्पेक्ट सब कंसीडर करनी पड़ेगी, तो आपको वहां का ही एक आपको एक प्रोफेशनल हायर करना पड़ेगा जो आपके रिलेटेड टैक्स एस्पेक्ट्स के रिलेटेड इश्यूज होंगे उनको हैंडल कर सके। रेगुलेटरी लैंडस्केप अगेन आई एम टेलिंग यू, एनवायरमेंट बोलते हैं। लॉ एंड रेगुलेशंस इन द होस्ट कंट्री वुड बी डिफरेंट एंड मे बी डिफिकल्ट टू कंपाइल। एंड अनयूजेबल रेगुलेटरी लैंडस्केप में पोज रिस्क टू द क्रॉस बॉर्डर merger. And last one is political scenario. It is essential to assess the political situations of the country before one enters into a merger. पता होना बहुत जरूरी है। पता लगा किसी कंट्री में इलेक्शन होने वाला है, नई सरकार आने वाली है और आप जाके कूद पड़े उस कंट्री के साथ में मर्जर में, और अल्टीमेटली उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, उस नई पॉलिटिकल पार्टी के नए व्यूज हैं, नए विजन्स हैं, वो पता लगा आपके लिए आफत हो गया। सो ये बहुत जरूरी है कि आप देख लें
ठीक है, कि पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है उस कंट्री का। अब जैसे इंडिया को लेके अभी हाल फिलहाल बता रहा हूँ, जैसे ना मोदी को लेके बड़े खुश हैं लोग कि मोदी गवर्नमेंट है, तो भैया बाहर की जो कंट्रीज है उनको लगता है कि ठीक है ये हमारे लिए अच्छा ऑप्शन है इंडिया के साथ बिजनेस करना। और अभी कई सारे केसेस में सुनने को मिला है कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट, जी हाँ, फॉरेन में अभी उन्होंने अनाउंस भी कर दिया कि फॉरेन से बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट, जितना मुझे याद है कुछ कुछ सेक्टर्स में तो 90,000 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट, जी हाँ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को परमिट किया है। विद एंटिटी बिलोंगिंग टू दैट कंट्री, सो अनस्टेबल पॉलिटिक्स मे बी लीड टू डिफिकल्टीज इन कैरिंग आउट द बिजनेसेस। सो 3 उन्होंने कहा, वैसे तो और भी रिस्क एसोसिएटेड हैं, बट अगर हम देखें यहां पर ड्राइवर एंड रिटर्न्स ऑफ क्रॉस बॉर्डर मर्जर, तो कहीं ना कहीं एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता दूं 4 मार्क्स के लिए इजीली आ सकता है, छोड़ के नहीं जाना है भाई, ठीक है। चलिए अब यहीं रोक रहा हूं क्लास को, ये वाला क्लास कंप्लीट कीजिएगा और आज का टेस्ट कंटिन्यू रखिएगा, कोई टेस्ट मिस मत कीजिएगा। मॉड्यूल 2 के भी टेस्ट की डेट अनाउंसमेंट कर दी है साथ साथ मैंने, याद रखना 2 मई को चैप्टर 14 एंड 15 ऑफ सीआर पार्ट 2 का टेस्ट होगा, उसे मिस ना कीजिएगा। और टेस्ट की डेट्स भी लगातार अनाउंस करी जा रही है। NRK9 के व्हाट्सएप स्टेटस पे आपको सब डिटेल मिल जाएगा, किसी को नहीं मिल रहा है तो भाई कॉन्टैक्ट कीजिएगा। ऑलराइट, कोई भी क्वेरी है NRK9 के व्हाट्सएप पे पूछिएगा। गुड बाय, टेक केयर।